हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मुख्य सेविका से रिलेटेड जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का क्या नाम है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मुबर्रत, खुला, इला या तलाक़े एहसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबर्रत। ठीक है, मुबर्रत जो है पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से तलाक का नाम है। व्याख्या दी गई है, मुबर्रत प्रकार के विवाह में विच्छेद पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है। ठीक है, इसमें खुला की भांति केवल स्त्री की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं होती बल्कि दोनों की इच्छा की आवश्यकता होती है। खुला प्रकार का जो विवाह विच्छेद है इसमें केवल स्त्री की इच्छा आवश्यक होती है, पुरुष की नहीं। जबकि मुबर्रत में जो है पति पत्नी दोनों की पारस्परिक सहमति होना जरूरी होता है। खुला के अंतर्गत जब पत्नी को विवाह विच्छेद की इच्छा है और उसका पति इस बात पर राजी हो जाता है तो वह पति को महर वापस चुका देती है और अपने आप को विवाह बंधन से स्वतंत्र कर लेती है। अगला है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शंस दिए गए हैं, 1939 में, 1942 में, 1955 में या 1961 में। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1939 में। 39 में जो है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम अस्तित्व में आया था। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको पहला प्रैक्टिस सेट और दूसरा प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है। इसकी व्याख्या दी गई है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में मुस्लिम को निम्नांकित आधारों पर तलाक देने की छूट देते हैं, जैसे पति भरण पोषण करने में असमर्थ हो, 7 वर्ष से अधिक जेल में हो, ठीक है, और नपुंसक हो या पागल हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो या एकाधिक पत्नियां होने पर सबके साथ समान व्यवहार ना करता हो। इन आधारों पर जो है मुस्लिम स्त्रियों को तलाक देने की छूट दी गई है। मुस्लिम विवाह अनुच्छेद अधिनियम जो 1939 में आया था, इसके अंतर्गत जो है स्त्रियों को तलाक देने की छूट दी गई है जब उसका पति भरण पोषण में असमर्थ हो या फिर 7 वर्ष से अधिक जेल में हो, नपुंसक हो, पागल हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधाएं डालता हो, एक से अधिक पत्नी होने पर उनके साथ समान व्यवहार ना करता हो, तो स्त्रियां जो है तलाक दे सकती हैं। और यह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1939 में। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, लिंग और विकास, उत्तराधुनिकतावाद और विकास, महिलाएं और विकास या फिर विकास में महिलाएं। तो बताइए आप लोग, श्रम के लिंग पर आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है किस उपागम में? ये आपके उपागम दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास में महिलाएं, WID। व्याख्या दी गई है, विकास में महिलाएं उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को जो है स्वाभाविक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका, जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रतिसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना या व्यक्तित्व विशेषता। तो जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज जो है जेंडर विभेद का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं कि लिंग संबंधी असमानता की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था जो है वो लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिंग समानता से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है लिंग समानता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच जो है लिंग समानता से संबंधित है। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। किस चीज़ की मनाही है जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। ऑप्शंस दिए गए हैं सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सपिंड विवाह। सपिंड विवाह की जो है अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी क्या दी गई है। व्याख्या दिया गया है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो है सपिंड विवाह की मनाही है। ठीक है, दिया गया है उसमें साफ साफ कि उसमें सपिंड विवाह की मनाही है। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। यदि किसी की प्रथा या परंपरा में ऐसा है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा, अन्यथा सपिंड विवाह की जो है हिंदू विवाह अधिनियम में मनाही है। और ये है क्या, ये जो है माता पिता जो दोनों पक्षों की 3-3 पीढ़ियां हैं उसमें इस विवाह को परस्पर विवाह पर रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया है। कब किया गया था। 1920 में, 1930 में, 1958 में या 1955 में। तो बताइए आप लोग हिंदू बिल जो कोड बिल आया था उसमें लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था, सन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 1955 में। व्याख्या दी गई है, आइए देख लेते हैं। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत देखिए व्याख्या आपकी पूरी दी गई है कि हिंदू कोड बिल है क्या। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे। क्या थे। हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के सांपत्तिक अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि। ये सब जो है इसके कानून थे किसके, हिंदू कोड बिल के अंतर्गत। निम्न कानून थे हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के पास सांपत्तिक अधिकार और तलाक, भरण पोषण कानून आदि। कुछ समय पश्चात इनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, शारदा एक्ट। जो मैंने आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाया था उसका लास्ट क्वेश्चन शारदा एक्ट से रिलेटेड था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। शारदा एक्ट कर दिया गया था किसका नाम बदलकर, हिंदू कोड बिल का नाम बदलकर शारदा एक्ट कर दिया गया था। और शारदा एक्ट जो है कब आया था, 1929 में। इम्पॉर्टेंट है, इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध था। यदि 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कर दिया जाता था तो ये कानूनन अपराध है, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों के विवाह की आयु जो है 15 वर्ष कर दी गई है। 1955 के अधिनियम के जो है अंतर्गत हिंदू विवाह की उम्र जो है लड़कियों की 15 वर्ष कर दी गई है। ये याद रखिएगा कि शारदा एक्ट 1929 में आया था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं उड़िया, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी या जो है अवधी। बताइए इनमें से कौन सी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और भाषा किस भाग में है, भाषा का उल्लेख आप लोग ज़रूर बताइए। तो इनमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अवधी जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
उड़िया, संस्कृत, सिंधी और मणिपुरी जो है ये आपके संविधान में जो है भाषा वाले भाग में 8वीं अनुसूची में जो है ये सारी भाषाएं हैं, लेकिन अवधी जो है आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। व्याख्या दी गई है, अवधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का, जिनमें से आपकी अवधि शामिल नहीं की गई है। ठीक है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो जो मूल संविधान बना था उसमें 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं, जबकि वर्ष 1967 में सिंधी को, वर्ष 1992 में कोंकणी को, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को भी शामिल किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अवधि जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तथा मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं थीं। और 8वीं अनुसूची में कितनी भारत की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का। और सिंधी को कब जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 1967 में। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 1992 में। और 2003 में किन किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को शामिल किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और याद रखिएगा, अवधि जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना था? ऑप्शंस दिए गए हैं, दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग यानी झूठे सम्मान के लिए हत्या, कार्यस्थल पर यौन पीड़न या घरेलू हिंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है 2013 में एक अधिनियम बना था। ठीक है, व्याख्या दी गई है, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए जो है वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना था, जिसमें जिन संस्थाओं में से 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। जिस संस्था में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उसमें यह नियम लागू होगा। ठीक है, 2013 में यह नियम बना था और यौन उत्पीड़न के अंतर्गत रोकथाम, निषेध और निवारण आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये बना था, उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? 1955 में। अभी मैंने सॉल्व करवाया आपका क्वेश्चन, वीडियो देख लीजिएगा। ऑप्शंस दिए गए 1955 में, 1956 में, 1961 में या 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955 में, जो है हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे। व्याख्या दी गई है, व्याख्या में दिया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पास किया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पास किया गया था? 1955 में। ठीक है, जिसके अनुसार आप देख लीजिए कि 1955 के अनुसार क्या क्या था। ठीक है, तलाक के लिए दोनों पक्षकारों की समान रूप से सहमति अनिवार्य है। ठीक है, इसमें यह है कि दोनों पक्षकारों की जो है स्त्री और पुरुष दोनों की, पति पत्नी की समान रूप से सहमति होना चाहिए। धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमत से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान करने का हक दे दिया गया है। यदि पारस्परिक दोष जो है साबित नहीं हुआ है फिर भी जो है तलाक दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला है, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? बताइए। ऑप्शंस दिए गए हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या यहूदियों में।
तो बहुपत्नी विवाह जो है आपका हिंदुओं में मान्य नहीं है। ठीक है, हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह की मान्यता नहीं है। व्याख्या दी गई है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के जो है तहत हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह असामान्य एवं दंडनीय है। ठीक है, बहुपत्नी विवाह भारत में हिंदुओं में मान्य नहीं है और यह अमान्य एवं दंडनीय है। किसके तहत? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? कौन जो है मेहर का भुगतान करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, या फिर वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, या वधू द्वारा वर को, या फिर वर द्वारा वधू को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि मेहर का भुगतान कौन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर द्वारा वधू को मेहर का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये दिया गया है। मेहर है क्या चीज़ देख लीजिए आप लोग। मेहर जो है मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। यही चीज़ है मेहर, जो कि वर द्वारा वधू को दिया जाता है। अगला है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? हमने अभी आपको बताया कि शारदा एक्ट अधिनियम कब आया था? 1929 में। अब बताइए कि ये संबंधित किससे है? दहेज प्रथा से, बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, या देवदासी प्रथा से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल विवाह से। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। आइए देख लेते हैं, व्याख्या दी गई है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। यह एक्ट कब पारित हुआ था? 1929 में। अभी मैंने आपको बताया कब पारित हुआ था, 1929 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और ये है क्या चीज़? इसमें लड़कियों के शादी की उम्र जो है 14 साल और लड़कों के शादी की उम्र कितनी तय की गई है? 18 साल। याद रखिएगा, शारदा एक्ट जो है 1929 में पारित हुआ। ये बाल विवाह से संबंधित एक्ट है और इसमें लड़कियों के शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के शादी की उम्र 18 साल तय की गई है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? अभी हम लोगों ने जस्ट इसका आंसर देखा है। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सितंबर 1929 में। 1929 तो मैंने आपको बताया, लेकिन कब हुआ था? तो सितंबर 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। और डेट भी दी गई है, व्याख्या में देख लीजिए। 18 सितंबर 1929 को जो है शारदा एक्ट पारित किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 18 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित किया गया था। यह जो है बाल विवाह से संबंधित एक्ट है। इसमें लड़कियों के शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के शादी की उम्र 18 साल तय की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। तो बताइए आप लोग, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, धर्म, प्रजा एवं रति, या फिर प्रजा धर्म एवं रति, या रति धर्म एवं प्रजा, या फिर प्रजा रति एवं धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म, प्रजा एवं रति। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम जो है यही है, क्या है? धर्म, प्रजा एवं रति। ठीक है, व्याख्या में भी वही दिया गया है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन, या ये सभी। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जो कि 1956 में आया था, ये किस समुदाय के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों को नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन, ये सभी जो है विषयों को, उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि किसके उदाहरण हैं? बताइए आप लोग। ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक मूल्यों के,
सामाजिक मानकों के, सामाजिक संस्थाओं के, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक संस्थाओं के। सामाजिक संस्थाओं के जो हैं उदाहरण हैं, ठीक है, धर्म, परिवार और विवाह, जाति। व्याख्या दी गई है आपका, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, किसके द्वारा? सरकार द्वारा, कानून द्वारा, धर्म द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, कानून द्वारा जो है अंततः किसके द्वारा निश्चित होता है? कानून द्वारा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः कानून द्वारा ही निश्चित होता है। भारत में हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म के विवाह संबंधी कानून अलग अलग हैं, ठीक है। अगला है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में। तो बताइए आप लोग, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। 1954 में जो है विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था। व्याख्या दी गई है, भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। इसमें भारत के लोगों और विदेशों में सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी धर्म में विश्वास करते हों, के विवाह के लिए विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य 3 हैं। कौन कौन से हैं वो 3 उद्देश्य? कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना, कुछ विवाहों का पंजीकरण करना, तलाक प्रदान करना, ठीक है। जो भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था, इसके 3 उद्देश्य थे, जो कि हैं कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना, कुछ विवाहों का पंजीकरण करना, तलाक प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शंस दिए गए 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1939 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1937 में। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में पारित हुआ था, ठीक है। व्याख्या दी गई है, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में पारित किया गया था। इसमें क्या हुआ था, देख लीजिए। मुस्लिम स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए थे। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम को 1939 में पारित किया गया था। 37 में जो है मुस्लिम विवाह अधिनियम पारित हुआ था और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में पारित हुआ था, ठीक है। 1937 में, 37, ठीक है। 1937 में मुस्लिम विवाह अधिनियम पारित हुआ था और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में पारित हुआ था। अगला है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 3, 5, 8 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8, ठीक है। हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। हिंदू विवाह के निम्नलिखित 8 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह है, ठीक है। दूसरा है दैव विवाह, ये है। तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्राजापत्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठवां है गंधर्व विवाह, सातवां है राक्षस, आठवां है पैशाच। कौन कौन सा है? ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। प्रथम 4 को प्रशस्त कोटि का विवाह माना गया तथा अंतिम 4 को निम्न कोटि का विवाह माना गया है। जो पहले 4 हैं अर्थात ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह, ये प्रशस्त कोटि के विवाह हैं, और जो अंतिम 4 हैं यानी कि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये निम्न कोटि के विवाह कहे गए हैं। इस तरह से विवाह कुल कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के हुए हिंदू विवाह, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने आपके लगातार 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। चौथा प्रैक्टिस सेट हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि सारे लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।